हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेई मल्टीवर्स। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं दो अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस जो कि मोस्ट कॉमन जो पूछे जाने वाले जो इलस्ट्रेशंस है वो इन दोनों में से, मतलब इन दोनों को ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो चलिए एक क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ब्लॉक जो है एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, लाइट स्ट्रिंग से, और वो एक जो दूसरा एंड है वो रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया गया है। और ब्लॉक को जो लोअर मोस्ट पोजिशन पे है, जो भी ब्लॉक या बॉब बोलो जो भी बोलो, उसको √7 GL/2 वेलोसिटी दी जाती है। और हमको फाइंड क्या करना है कि हाइट और स्पीड, मतलब कौन सी हाइट और किस स्पीड से ब्लॉक सर्कुलर मोशन का पाथ लीव कर देता है और मैक्सिमम हाइट जो उसकी राइज हो जाती है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करता है। तो दोस्तों सबसे पहला तो अगर अपने वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की इलस्ट्रेशन नहीं देखे, मतलब थियरी नहीं देखी, जो कि हमारे चैनल पे है वर्टिकल सर्कुलर मोशन पार्ट 1 और पार्ट 2, और वो हमारे सर्कुलर मोशन की प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके वो देख लीजिए अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। तो दोस्तों मैंने उसमें बोला था कि अगर उसकी स्पीड नीचे √2GL और √5GL के बीच में होगी, तब वो क्या होगा कि अगर नीचे से फेंक दिया, अगर इसके बीच में स्पीड होगी तो ऐसे इधर कहीं पोजीशन पे आकर अल्फा एंगल पे आकर उसकी क्या हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगा, पर वेलोसिटी कुछ बचेगी उसके पास। ठीक है, अगर टेंशन 0 हो गया तो उसको भी स्ट्रिंग का कोई फोर्स नहीं लगने वाला। फिर क्या करेगा वो, अगर उसको स्ट्रिंग का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो दोस्तों वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, मेन चीज़ है, ये आपको जाके दिखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, वेलोसिटी कहीं भी 0 नहीं होने वाली, तो और टेंशन 0 हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताई थी, तो अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज देख लीजिए। और इस केस में वेलोसिटी कितनी है दोस्तों, √7GL/2 यानी कि √3.5GL, यानी कि ऐसा ही कुछ केस होने वाला है कि रस्सी स्लैक हो जाएगी, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाने वाला है। चलिए सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे कहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होता है। एक मिनट, तो दोस्तों ये है, मान लेते हैं, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं। इधर नीचे इधर से इसको फेंका गया है √7/2GL से, और मान लेते हैं कि ऐसे इधर से हॉरिजॉन्टल से ऐसे, सॉरी वर्टिकल से ऐसे अल्फा एंगल पे उसकी क्या हो जाता है, सर्कुलर मोशन का पाथ लीव हो जाता है। और टेंशन दोस्तों इसमें, इस केस में क्या हो जाता है, टेंशन मान लेते हैं टेंशन 0 हो जाता है। ठीक है, इस केस में तो ये चीज़ हम मान रहे हैं कि इधर जो टेंशन हो रहा है इस पॉइंट पे आकर 0 हो रहा है, और जो कि होगा ही। और अब इसका अब FPD बनाए तो इधर वेट लगेगा mg। ठीक है, और इधर कुछ वेलोसिटी बचेगी उसकी v। मैंने बोला था कि वेलोसिटी इसमें 0 नहीं होने वाली, तो ये चीज़ हो जाएगा। अभी देखो, अभी उसको ये अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लगने वाला है AC, यानी कि v²/L, जो भी रेडियस है v²/L। और इस इधर जो mg का कंपोनेंट आ जाएगा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट्स इसके ब्रेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, mg cos अल्फा आ जाएगा। और इस बाजू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा mg sin अल्फा, पर हमें उसका mg sin अल्फा का कोई काम है ही नहीं। ठीक है, तो अभी इक्वेशन क्या लिखेंगे कि इक्वेशन लिखेंगे हम कि t + mg cos अल्फा इज इक्वल टू AC क्या होता है, m इंटू AC। तो AC क्या होता है दोस्तों, v²/रेडियस, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v²/L, इधर रेडियस ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये t हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये मास और मास ये कट हो जाएगा। तो जो हमारा v आ जाएगा, v² कितना आ जाएगा, GL cos अल्फा आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ रही है कि v² जो है, वहाँ की वेलोसिटी जो है वो कितनी आ रही है, v² जो है आ रहा है GL cos अल्फा आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको एक मिल गई है। अभी हमको क्या लगा सकते हैं दोस्तों कि इधर और इधर एक 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको हाइट चाहिए होगी कि कितनी हाइट तक गया। ठीक है, तो हाइट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि ये लेंथ दोस्तों L है, ये लेंथ L है इतनी, और ये लेंथ भी L थी। मैं इसको साइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लेंथ L थी, ये लेंथ L थी, तो ये जो है ये अल्फा एंगल था, तो ये लेंथ जो देगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, L cos अल्फा हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी, तो टोटल हाइट जो गया ऊपर वो कितनी हो जाएगी, L + L cos अल्फा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको सबको पता होगा ये चीज़। ठीक है, तो मुझे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इधर जो हाइट है वो पूरी कितने दोस्तों, L + L cos अल्फा है। ठीक है, अभी दोस्तों अगर इस नीचे वेलोसिटी हमको पता है, ऊपर वेलोसिटी का हम फंक्शन पता है, तो हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो कि है माइनस होगा, क्योंकि वर्क ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो -mg L × 1 + cos अल्फा, हाइट जितने गया ऊपर,
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक फाइनल कितनी है दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं इधर लिख देता हूँ के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल हमारी है हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर जो वेलोसिटी और के इनिशियल थी हमारी हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी थी √7/2 GL, ठीक है, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो हमें दोस्तों v की वैल्यू इसमें इजीली पुट कर सकते हैं, हमें जो v² की वैल्यू फाइंड की है। तो चलिए वो पुट करके देखते हैं वो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा -mgl 1 + cos अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ एम v² की वैल्यू है gl cos अल्फा, तो मैं इधर लिख देता हूँ डायरेक्टली, और माइनस ये हो जाएगा 7mgl बाई ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये mgl ये mgl सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2 -7/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाने वाला है दोस्तों, इधर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कॉस अल्फा आएगा हमारा 1/2, यानी कि जो हमारा अल्फा आ रहा है, अल्फा कितना आएगा दोस्तों 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे बेसिकली हुआ क्या कि इधर 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा, टेंशन 0 हो जाएगा, उसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, और अभी वो सर्कुलर मोशन पे फॉलो नहीं करे, अभी वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये तो आ गया 60 डिग्री, और अगर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करें तो इधर अल्फा की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। तो हमारी वी फाइनल जो है, वी फाइनल जो ऊपर की वेलोसिटी है जहाँ पे टेंशन 0 है, वो कितना आ जाएगा √GL/2 आ जाएगा। ठीक है, मिल गया। और हमको फाइंड करना था कि बस इतना ही फाइंड करना था। अभी हमको फाइंड करना था मैक्सिमम हाइट दोस्तों। तो अभी मैक्सिमम हाइट आप सोचेंगे कि L + L cos अल्फा होगा, पर नहीं दोस्तों, अभी मैंने बोला कि अभी वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाने वाला है, तो उसका भी केस लेना पड़ेगा हमको। तो देख लीजिए अभी केस क्या हो गया, इधर मैं इधर बता देता हूँ, रुको। तो इधर मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ये सबको। तो ठीक है, चलिए ये ऐसा था। तो ये एंगल जो है, एक मिनट, ये एंगल जो कितना हो जाएगा दोस्तों 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये टेंजेंट वेलोसिटी है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 9 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी हमारा एंगल अल्फा बने रहे, यानी कि 60 डिग्री बना रही है। तभी हमारा क्वेश्चन हो क्या गया कि ये इधर ग्राउंड से L + L cos अल्फा यानी कि L + L/2 यानी कि 3L/2 हाइट पे है। ठीक है, 3L/2 हाइट पे है, उसकी वेलोसिटी है √GL/2। ठीक है, और उसका एंगल बना रहा है 60 डिग्री जो कि अल्फा है हमारा। ठीक है, ऐसा हमारा क्वेश्चन हो गया कुछ, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये 60 डिग्री है और ये बना रहा है √GL/2 इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी हमको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट अटेन। तो मैक्सिमम हाइट अटेन कैसे बनाएंगे कि ये ऐसे कुछ पाथ फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अटेन जो कि ये यही आने वाला है, इधर से जो मैक्सिमम हाइट अटेंड आएगा, ठीक है, तो वही जो 3L/2 में प्लस कर देंगे तो वही आ जाने वाला है। ठीक है, तो हमको दोस्तों सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में h का फॉर्मूला पता था, वो कितना होता था U² sin² जो भी एंगल है इधर 60 है /2g। ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा तो वो भी हमारी प्लेलिस्ट पे है, चैनल पे है, आप वो देख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन प्लेलिस्ट का नाम ही है, ठीक है, थियरी का, तो वो आप जाके देख सकते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड ऐसे एक ही लेवल पे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हाइट का फॉर्मूला ये निकल के आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। बस इसमें अभी पुट करेंगे तो हाइट की वैल्यू जो आ रही है इधर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो कितनी आ जाएगी वो 3L/16 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू पुट करके आप देख लीजिएगा, 3L/16 आ जाएगी उसकी हाइट। और भी जो टोटल हाइट है हमारी एच टोटल, वो तो उसमें ये हाइट भी कंसिडर करनी पड़ेगी ना, ग्राउंड से पूछा है तो 3L/2 तो प्लस कर देंगे इसमें, तो 3L/2 + 3L/16 वो कितनी आ जाएगी 27/16L। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे आ जाने वाली है। पर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो अभी भी 2L से कम है। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कुलर मोशन था, इधर मैं नीचे बना देता हूँ, एक मिनट, तो मैं नीचे बना देता हूँ इधर, कि ये जो हमारे सर्कुलर मोशन पे घूम रहा था, ये मान लो कि ये सर्कल घूम रहा होता, अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती तो इधर से हम मान लो कांटेक्ट लूज़ कर दिया। ठीक है, तो उसकी हाइट ज़मीन से आ रही है 27/16 जो कि 12 से कम है, यानी कि प्रोजेक्टाइल करेगा फिर भी ऐसे वेलोसिटी होगी, फिर भी उसकी हाइट 12 से कम होगी। ठीक है, ये पूरा 12 है, पर उसकी हाइट दोस्तों इधर से कितनी होगी 12 से कम ही होने वाली है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी हाइट कभी भी 12 को टच नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था ये ड्रॉ, बाकी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एकदम ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप प्रोजेक्टाइल लगा के इजीली कर सकते हैं सॉल्व। तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया।
अभी दूसरा और क्वेश्चन है जो ये हमारा वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल है जो कि हम करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट मास एम, एक मिनट दोस्तों, पॉइंट मास एम starts from rest and slides down the surface of a frictionless hemisphere of radius r। ठीक है, ऐसा हमको दिया गया है और बोला क्या गया है कि मेजर द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल एंड द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द टॉप। मतलब टॉप से जो हमारी है वो पोटेंशियल एनर्जी का मेजर करना है। ठीक है, अभी हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास विद द एंगल। फिर फाइंड करना कि काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ एंगल। फिर फाइंड द रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल। फाइंड करने की एंगल एट विच द मास फ्लाइज ऑफ द हेमिस्फीयर। और बोला गया है कि अगर फ्रिक्शन है बिटवीन मास एंड हेमिस्फीयर, डज द मास फ्लाई ऑफ एट ग्रेटर और लेसर स्पीड देन इन पार्ट डी। तो ये सब चीज़ें हमको फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले वन बाय वन सबसे पहले फाइंड करें। तो ए पार्ट में दोस्तों क्या बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ द मास विद द एंगल। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऊपर से हमको मेजर करनी है। तो अच्छा सा मैंने हेमिस्फीयर बना लिया है, इधर से फ्लाई करता है मास, ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों तो इसमें देखो, अगर मान लो इधर आ जाता, अभी हमको क्या बोला है कि मेजर द एंगल एंड पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द टॉप, यानी कि टॉप की हम पोटेंशियल एनर्जी जो है इधर की 0 मान लेते हैं। ठीक है, इधर की क्या मान लेते हैं दोस्तों, इधर की हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 0 हो गई। अभी दोस्तों देखना, ये एंगल मान लेते हैं, ये थीटा एंगल चला ये पार्टिकल। ठीक है, और ये रेडियस आर है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इतना ही, वो कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर कॉस थीटा हो जाएगा। और जो ऊपर का एंगल है, ये पूरी लेंथ वो आर है। तो इतनी छोटी सी लेंथ जो मास ने ट्रैवल की वो कितनी है दोस्तों, आर माइनस आर कॉस थीटा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है दोस्तों, ये इधर 0 है, जाहिर सी बात है कि नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने वाले। तो यू मान लेते हैं माइनस mgh हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उसके ऊपर ही दोस्तों पॉजिटिव होगी ना, और नीचे नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने माइनस लिख दिया। और ये कितना हो जाएगा, माइनस mg, हाइट कितनी है, आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी कि आर कॉमन लू तो आ जाएगा mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा जो हमारी आ गई है। अब काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, वर्क एनर्जी थी हम लगा सकते हैं उसकी, या तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इधर मैं बता देता हूँ, ये 0.1 मान लो और ये 0.2 मान लो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस जैसा कोई फोर्स नहीं है, इसलिए हम ये लगा सकते हैं कि क्या PE1 प्लस KE1 इज इक्वल टू PE2 प्लस KE2, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो PE1 की दोस्तों कितना पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे 0 है, 0 लिख देता हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे 0 है क्योंकि उसकी कुछ वेलोसिटी नहीं है, वहाँ पे 0 लिख दिया। अभी इधर 2 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी वो कितनी है, माइनस mg r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ। और काइनेटिक एनर्जी को पता नहीं है क्योंकि उसकी कुछ वेलोसिटी v होगी। ठीक है, उसकी कुछ v होगी, हमको पता नहीं, मतलब इसको के मान लेते चलिए। तो जो यही है, तो के को हमको निकालना है। तो के कितना हो जाएगा, वही तो हमको निकालना हो जाएगा mg r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे ये कॉस डिक्रीज होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है। ठीक है, बस उसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है। तो आप जैसे भी जाओ देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे दोनों पार्ट हो गए। अभी हम सी पार्ट ट्राई कर लें कि फाइंड द रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी हम सी पार्ट करने वाले हैं कि ये है, अच्छे से हेमिस्फीयर बना लेते पहले ये। तो मान लेते हैं कि इधर से कुछ थीटा एंगल पे पहुंचा है इधर। ठीक है, तो उसका ये टेंजेंशियल इस तरफ होगा और ये रेडियल जो है वो इस तरफ आने वाला है। ठीक है, हम सबको पता है कि ए रेडियल जो होता है जब भी पार्टिकल से सर्कुलर मोशन पे जाता है, तो ए रेडियल जो है वो कितना हो जाएगा, v² होने वाला है। ठीक है, अच्छा, और जो ए टेंजेंशियल है वो कैसे निकालना, वो तो इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे, कि ऐसे ग्रेविटी जी लग रही है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये इस वजह जो कॉम्पोनेंट आ रहा है वो कितना हो जाएगा, जी कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि ए टेंजेंशियल जो हमारा वो डायरेक्ट निकल जाने वाला है कितना, जी साइन थीटा। ठीक है, तो इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
अभी वी स्क्वायर बाय आर कैसे निकालेंगे, तो हमने दोस्तों इधर निकाला है कि के जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो उसको आगे जाके हम ऐसे बोल सकते हैं कि आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर 1 - cos थीटा, ऐसा हम बोल लिख सकते हैं ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर जो हमारा आ रहा है वो आ जाएगा 2 GR 1 - cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, तो हम इसमें इजीली पुट कर सकते हैं इधर, इधर से इधर, तो हमारा ए रेडियल जो आने वाला है, ए रेडियल कितना आ जाएगा 2G × 1 - cos थीटा। ठीक है, तो ये दोनों एक्सेलरेशन हमारे निकल गए हैं कितने, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये सी पार्ट भी हमारा खत्म हो गया, भी डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट ने बोला कि फाइंड द एंगल एट विच द मास फ्लाइज ऑफ द हेमिस्फीयर। दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर फ्लाइज ऑफ द हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, वो अभी हेमिस्फीयर पे चल नहीं रहा, सर्कुलर मोशन का कॉन्टैक्ट लूज हो गया, यानी कि जो जिस एंगल पे वो फ्लाई कर रहा है उसमें क्या होगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिस भी एंगल पे वो कॉन्टैक्ट लूज करेगा उसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तब भी वो हेमिस्फीयर का पाथ छोड़ पाएगा। कि मान लेते हैं कि इधर से ऐसे रेस्ट पे था, उधर नीचे स्लाइड करने लगा, तो इधर ऐसे आ गया। ठीक है, इधर ऐसे आ गया, तो अभी क्या हो जाएगा कि इसकी ये थीटा एंगल, इधर इसका वेट mg लग रहा है, ये थीटा है, तो ये इस बाजू कितना आ जाएगा, mg cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका इस केस पे मान लेते हैं एंगल कॉन्टैक्ट लूज होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो मान लेते हैं इस केस पे। ठीक है, और उसकी मान लेते कुछ वेलोसिटी दोस्तों क्या है उसकी v है। ठीक है, ये चीज़ हमको पता चल गई है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि mg cos थीटा माइनस n जो कि ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो क्योंकि वो हेमिस्फीयर पे अभी नहीं चल रहा, तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट लूज होने वाला है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो वी स्क्वायर है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा वो कितनी आ रही है, GR cos थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता चल गई है। तो और एक चीज़ हमको पता है कि एज अ फंक्शन ऑफ थीटा वो ये भी हो सकती है ना, ये चीज़ भी वही है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको कि यही जो है, ये जो GR cos थीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2GR × 1 - cos थीटा की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो वो भी है, और इस वेलोसिटी पे भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही है, तो ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, GR कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, इधर से cos थीटा कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 पे ये निकल जाएगा। ठीक है, ये मास अभी हेमिस्फीयर को नहीं रहेगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई कि इधर जीरो cos थीटा वेलोसिटी आ रही है v स्क्वायर, तो ये मान सकते हैं आप इसको 0.1, इसको मान सकते हैं 0.2। ठीक है, तो आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो कितनी हो जाएगी, प्लस mgh, इधर से जो हाइट है h, ये हाइट। ठीक है, तो ये टाइम में आपने पिछले निकाली तो कितनी आ जाएगी, r × 1 - cos थीटा। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है, और क्या हो रहा है कि पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, -0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर तो काइनेटिक 1 पॉइंट पे तो वेलोसिटी ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी, तो इसमें वेलोसिटी हम पुट कर सकते हैं। इधर सेम ही फंक्शन आएगा, हमने पहले ये चीज़ कर चुकी है, हमने पहले ये चीज़ की थी इधर, इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर दिया। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सिंपली ऐसे भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के कर सकते हैं। तो इससे भी क्या आ जाएगा, इससे भी cos थीटा की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर नहीं बदलेगा दोस्तों, सिर्फ मेथड बदलेगी। मेथड यानी कि हमने जो पहले कर रखा था उसमें मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर दिया, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अभी हमारा डी पार्ट भी हो गया है, तो अभी ई पार्ट में बोलते हैं, इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द हेमिस्फीयर डज द मास फ्लाई ऑफ एट अ ग्रेटर और लेसर स्पीड देन इन पार्ट डी। तो क्या हो जाएगा इसमें कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इसमें क्या होने वाला है, देखना ध्यान से। ये मान लेते हैं हेमिस्फीयर है हमारा, तो हमने जो इधर किया, इधर मान लो ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, वो फ्रिक्शन स्लिप करने से प्रिवेंट करेगा, स्लाइडिंग करने से। तो क्या हो जाएगा, इसका वेट इधर mg लग रहा था, फिर इसका वेट इधर ये थीटा था, तो हो जाएगा
एम जी कॉस थीटा हो जाएगा इधर, ठीक है, और इधर नॉर्मल रिएक्शन एन लगने वाले ऐसे, और इसकी वेलोसिटी कुछ वी मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। अभी दोस्तों इसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन भी इसमें लगने वाला है, फ्रिक्शन जो है हमारा वो भी लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो है कि एम जी कॉस अल्फा, सॉरी एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हम जो करते थे वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। ये एम जी कॉस थीटा था ये कंपोनेंट। हम इसमें क्या करते थे पहले कि एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय करते थे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 0 था, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि अब इसमें v जो है ये एम जी कॉस थीटा बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है, इसमें क्या होगा, क्योंकि बिकॉज जो फ्रिक्शन है वो ऐसे वेलोसिटी का ऑपोजिट लग रहा होगा, इधर फ्रिक्शन जो ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी हमारे पास आ रही थी वो पिछले केस से कम होगी, ठीक है, क्योंकि इस केस में जो वेलोसिटी उसको v मान लेते हैं, इसको v डैश मान लेते हैं। इधर वेलोसिटी क्या है दोस्तों, इसी थीटा एंगल पे वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं इसको, तो हो जाएगा v डैश स्क्वायर बाय v डैश स्क्वायर बाय। तो ये जो थीटा एंगल पे जो v पहले कितनी आ रही थी, v आ रही थी, अब ये v डैश आ रही है, तो इधर जो है v डैश क्या हो जाएगी, v डैश लेस देन v हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो पार्टिकल उतनी स्पीड गेन नहीं कर पाएगा जितनी स्पीड वो इसी थीटा एंगल पे गेन कर रहा था, ठीक है। पहले वो देखो, अच्छा मैं और एक बार समझा देता हूँ कि पहले फ्रिक्शन नहीं था तब इतना ही चल के उसकी स्पीड v आ रही थी। अब जब फ्रिक्शन होगा तब वो धीरे धीरे चलेगा और उसकी स्पीड v डैश आ जाएगी, तो v डैश क्या हो जाएगी, लेस देन v हो जाएगी, क्योंकि उतनी फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन वेलोसिटी को अपोज करेगा, उतनी वेलोसिटी बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, अभी इसमें एम जी कॉस थीटा बढ़ जाएगा, तो इसमें जाहिर सी बात है इसी थीटा एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट लूज नहीं करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्टैक्ट लूज करने में इसको थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, इसको पार्टिकल को थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, ताकि कांटेक्ट लूज हो जाए, और वेलोसिटी को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि कांटेक्ट लूज हो जाए। तो आगे जाके ये एंगल थीटा था जिस एंगल पे v डैश आ रही थी स्पीड, ठीक है, तो आगे जाके जो है उसका एंगल अल्फा आ जाएगा मान लो, तो उस पर जो मान लो स्पीड v डबल डैश हो जाएगी, उस पर एंगल लूज होगा, तो ये जो स्पीड है वो किससे, v डैश से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हमको आंसर क्या करना था, क्वेश्चन पूछा था कि विद द मास प्रेफर ग्रेटर एंगल और लेसर एंगल। तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस से बता सकते हैं, अगर फ्रिक्शन होगा तो इधर वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें उधर कॉन्टैक्ट लूज नहीं होने वाला, तो उसको जाहिर सी बात है थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा ताकि एंगल लूज हो जाए। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो अल्फा है वो थीटा से ग्रेटर हो जाएगा फॉर लूजिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, उतनी वेलोसिटी बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, उतनी वेलोसिटी बढ़ने नहीं देगा, तो उस एंगल पे जाहिर सी बात है कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा, तो आगे जाके एंगल और बढ़ाना पड़ेगा फॉर लूजिंग कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर क्या है कि जो एंगल है, ये जो इस केस में जो एंगल है वो मास विल फ्राई एट अ ग्रेटर एंगल आएगा, ठीक है, ग्रेटर एंगल आएगा, लेसर एंगल पे नहीं हो सकता और इक्वल एंगल पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी। तो आंसर ये आ जाएगा ग्रेटर एंगल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।